हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि भारत में संवैधानिक विकास नाम का वीडियो जो मैंने बनाया है उसे आप जरूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आइए संक्षेप में हम लोग समझते हैं इसके बैकग्राउंड को। वहाँ उस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है, यहाँ संक्षेप में देखते हैं। आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्धों में कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जीत हुई थी। अब कंपनी की जब जीत हुई थी तो ये बहुत निर्णायक लड़ाइयाँ थी, है ना। यहाँ से जो है कंपनी को राजनीतिक शक्ति भी मिलती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के तहत हुआ क्या कि जो शाह आलम द्वितीय था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इसके द्वारा जो है कंपनी को बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो किसको दे दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। ठीक है। दीवानी, ये दीवानी होता क्या है? दीवानी जो है राजस्व वसूलने का अधिकार है। तो ये अधिकार जो है कंपनी को मिल गया। ये अधिकार मिलते ही हुआ क्या, इसका परिणाम क्या निकला कि जो कंपनी के कर्मचारी थे ना, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लूट खसोट किया जाने लगा। साथ ही कंपनी के कर्मचारी जो है व्यक्तिगत व्यवसाय पे ज्यादा ध्यान देने लगे, वहां से ज्यादा लाभ कमाने लगे। कंपनी पर ध्यान उनका कम हो गया। साथ ही व्यक्तिगत व्यापार द्वारा धन को एकत्रित करने लगे। है ना। अब इससे हुआ क्या, कंपनी को नुकसान होने लगा। साथ ही कंपनी जो है एक लंबे समय से जो है लड़ाइयों से गुजर रही थी। कई तरह की लड़ाइयां कंपनी के द्वारा लड़ा गया एवं लगातार युद्धरत रहने से, है ना, कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी अत्यंत दयनीय हो गई। अत्यंत दयनीय हो गई। अब जब आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो गई कंपनी की कि कंपनी जो है अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाती थी, है ना। स्थिति, सारी बात हम लोग किए हुए हैं संवैधानिक विकास का, जो मैंने वीडियो बनाया उसमें। स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो गया। समझ गए? वेतन देना
मुश्किल होगा, यानी कर्मचारियों को वेतन देने में भी क्या हो गई, ये असमर्थ हो गई। अब ऐसी स्थिति में जो है कंपनी क्या करती है, ब्रिटिश संसद के पास एक प्रस्ताव भेजती है। फलतः कंपनी ब्रिटिश संसद को आर्थिक सहायता हेतु प्रस्ताव भेजती है ना। तो ये तो अजीब बात थी कि जो व्यवसाय करने कंपनी गई और व्यवसाय में अच्छे खासे फायदे भी हो रहे थे, उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाना। तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, है ना। वे क्या करते हैं, संस्था का गठन करते हैं, प्रवर समिति और जो है गुप्त समिति का गठन करते हैं और इस समिति को भेजते हैं कि भाई आखिर क्या कारण है कि कंपनी जो है इतना लॉस में है। और जांच उपरांत जो है वे कुछ अनियमितताओं को पाते हैं, इन तमाम तरह के चीज़ों को पाते हैं कि भाई कंपनी जो है युद्ध में ज़्यादा ध्यान दे रही है, कंपनी के कर्मचारी जो है व्यक्तिगत व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कर्मचारी जो है नियंत्रण में नहीं है। तमाम तरह की चीज़ों को तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ इस चीज़ को देखते हैं और उन्होंने जो है एक विधेयक पास किया और यही विधेयक बाद में रेगुलेटिंग एक्ट बना। क्या बना? रेगुलेटिंग एक्ट बना। ठीक है, तो रेगुलेट करने का मतलब होता है नियंत्रित करना। तो यहाँ पे कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, संसद को आर्थिक सहायता हेतु प्रस्ताव भेजती है। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ जांचोपरांत एक विधेयक पेश करते हैं, एक विधेयक को पेश करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, जो बाद में रेगुलेटिंग एक्ट बना। क्या बना? रेगुलेटिंग एक्ट बना। तो रेगुलेट करना, रेगुलेट यानी नियंत्रण करना। तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है इस एक्ट को लाया गया। भाई आखिर में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, इस तरह के भी सवाल पूछते हैं। तो कारण क्या रहा? कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना एवं व्याप्त कमियों को दूर करना रेगुलेटिंग एक्ट का कारण था। तो ये तो पृष्ठभूमि थी कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया। अब हम बात करेंगे कि इसके प्रावधान क्या क्या थे और साथ ही जो है इसके महत्व की भी बात करेंगे कि भाई कैसे, जैसे हम लोगों ने जाना कि तमाम तरह के जो एक्ट आए, जो अधिनियम आए, वही जो संवैधानिक विकास के एक आधार बने। तो यहाँ जो है किस तरह से संविधान के कुछ चीज दिखाई देते हैं उसकी भी बात करेंगे हम लोग। मैं इसको क्लीन करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग प्रावधान की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान जो है इस एक्ट के द्वारा किए गए। तो एक नंबर में प्रावधान, प्रावधान और महत्व दोनों जानेंगे हम लोग। तो पहले प्रावधान की बात करेंगे, यदि कहीं महत्व होगा तो उसकी भी बात की जाएगी। ठीक है, तो एक नंबर में प्रावधान क्या लिखना है? रेगुलेटिंग एक्ट
द्वारा निदेशकों की पद अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। साथ ही यह प्रावधान, समझेंगे अभी हम लोग, किया गया कि कुल संख्या कितना था? 24। निदेशकों की कुल संख्या कितनी थी? 24 थी ना। दिखाई नहीं दे रहा, इसको मिटा देता हूं कि कुल संख्या का 1/4 यानी 1/4 अपनी अवधि समाप्त करके प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। अर्थात केवल 6 निदेशकों का चुनाव प्रतिवर्ष होना था। थोड़ा इसको समझा जाएगा कि ये बात क्या है। भाई 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। जो निदेशक मंडल थे, जो भी निदेशक थे, यानी निदेशक मंडल के जो सदस्य थे, उनका जो अवधि था वो 1 से 4 वर्ष कर दिया गया। और साथ ही ये प्रावधान किया गया कि जो उनकी कुल संख्या है, यानी कुल संख्या उनकी 24 थी, उसका 1/4 कर्मचारी अपने कार्यकाल को पूरा करके अवकाश ग्रहण कर लेंगे और फिर जो है उसका चुनाव होगा। इस तरह से प्रत्येक साल 1/4 यानी 6 जो है कर्मचारी, 24 का 1/4 क्या होगा? 6 ही तो होगा। तो ये अवकाश ग्रहण, उतने निदेशक अवकाश ग्रहण कर लेंगे, उनका चुनाव होगा। ठीक है, तो थोड़ा इसका डिटेल्स जानते हैं कि आखिर में ये मामला क्या है। ठीक, यहां मैं डिटेल्स की बात कर रहा हूं। देखिए एक्चुअली मामला क्या है कि कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के देखभाल के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं थी। ध्यान रखिएगा इसको। कितनी संस्थाएं थी? 2। एक संस्था का क्या नाम है? एक का नाम है निदेशक मंडल, एक का नाम निदेशक मंडल था, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। और दूसरा जो था स्वत्वधारी मंडल, जिसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। ये जो दोनों संस्थाएं थी ना, ध्यान रखना है आपको, गृह सरकार के अंग थे ये दोनों, यानी निदेशक मंडल और, आप लिख लेंगे, नहीं दिखाई दे रहा होगा उधर, तो निदेशक मंडल और स्वत्वधारी मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये डायरेक्टर्स का चुनाव होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, इनका चुनाव होता था, जो भी निदेशक थे, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव होता था। और जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, ये वैसे लोग थे जिनका शेयर जो है कंपनी में लगा हुआ था, यही चुनते थे इनको।
तो ये दो संस्थाएं थी जो कंपनी के संपूर्ण प्रशासन का देखभाल करती थी, है ना। ये कहाँ थी दोनों संस्थाएं इंग्लैंड में थी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें जो निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल, यह कंपनी की कार्यपालिका थी। ये ध्यान रखना है आपको, कंपनी की कार्यपालिका। इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 24 सदस्य। 24 सदस्य थे। अब इन 24 सदस्यों का चुनाव कौन करता था? तो इनका जो चुनाव होता था प्रतिवर्ष, ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो शेयर धारक थे, जो कंपनी में अपना शेयर लगाए थे, तो प्रोप्राइटर्स द्वारा इनका चुनाव होता था। और चुनाव में हिस्सा कौन लेते थे? क्या सभी प्रोप्राइटर्स हिस्सा ले लेते थे? तो ऐसा नहीं था, ये ध्यान रखना है आपको। वे जो चुनाव से एक वर्ष पूर्व, चूंकि प्रतिवर्ष जो है 6 सदस्यों का चुनाव होना है, 1/4 का, तो चुनाव से एक वर्ष पूर्व 1000 पाउंड शेयर के स्वामी हो वहीं चुनते थे या चुनाव करते थे। किसका? तो निदेशक मंडल के सदस्यों का, जो 24 मेंबर्स थे, उनका चुनाव वही करते थे जो 1000 पाउंड शेयर के स्वामी हो। ये ध्यान रखना है आपको। और वो भी कब? चुनाव से एक वर्ष पूर्व। ऐसा नहीं कि जो है 1 महीना 2 महीना पूर्व जो है आप 1000 पाउंड शेयर के स्वामी हो गए तो आप जो है चुनाव करेंगे, ऐसा नहीं। ये जो 1000 है ना, पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने से पहले ये कितना था, इसको लिख लीजिएगा आप कहीं। पहले यह 500 पाउंड था। कितना था? 500 पाउंड। उसके बाद इसको 1000 पाउंड जो है कर दिया गया। तो वे लोग जो है क्या करते थे? इन निदेशक मंडल का चुनाव करते थे, यानी इसके जो सदस्य थे उनको चुनते थे। अब जो निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते थे। अब निदेशक मंडल के जो सदस्य थे, यानी जो भी निदेशक थे, उनको निदेशक कह सकते हैं, जो डायरेक्टर्स थे, तो ये क्या करते थे कि प्रतिवर्ष जो है अपने सदस्यों में से, जो भी ये 24 सदस्य हैं, इनमें से एक को अध्यक्ष बना लेते थे और एक को उपाध्यक्ष वे खुद चुनाव करते थे। यह जो अध्यक्ष होता था, कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। कौन? अध्यक्ष। फिर 1 साल पे ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चेंज होते चले जाते थे और वे चुनते चले जाते थे। तो ये क्या हुआ, जो हर साल ये प्रतिवर्ष, यहां जो मैंने लिखा है कि चुनाव जो है प्रतिवर्ष होता था। कौन करते थे? तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स करते थे, शेयर धारक जो थे उनके द्वारा होता था। अब ये प्रतिवर्ष चुनाव ना होकर क्या प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष से बढ़ाकर इसको 4 वर्ष कर दिया गया। समझ गए होंगे आप क्लियर कि क्या मामला है। और यह प्रावधान किया गया कि जो कुल संख्या यानी 24 जो इनके सदस्यों की संख्या है, उसमें से 1/4 सदस्य अपने कार्यावधि को पूरा करके रिटायर हो जाएंगे, फिर उनके जगह पे दूसरे होंगे। पहले क्या होता था, 24 जो है सदस्यों का चुनाव हुआ, 24 सदस्य जो एक साथ जो है रिटायर हो गए, फिर
वो तो भंग हो गया। फिर जो है नया 24 सदस्यों का चुनाव होता था। अब क्या होता था कि ये जो निदेशक मंडल था कभी भंग नहीं होता था, ये कभी भंग नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मात्र 1/4 सदस्य रिटायर होते थे और फिर उनको चुन लिया जाता था। तो ये काम हुआ। पहला आपको याद रखना है, ये पहला प्रावधान था कि इसके द्वारा ये हुआ। इसको मैं क्लीन करता हूं, ये नीचे वाला मैटर आप नोट करते रहेंगे। दूसरा क्या प्रावधान किया गया उसको भी यहां लिख रहा हूं मैं, फिर महत्व की बात करेंगे हम। महत्व और प्रावधान दोनों को लेके चला जाएगा, आप जो है उसको लिखते रहेंगे। प्रावधान दूसरा क्या दिखाई देता है, इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि नागरिक एवं सैनिक विषयों पर स्वपरिषद गवर्नर जनरल के जो पत्र या सुझाव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD में लिखूंगा, निदेशक मंडल, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गवर्नर जनरल के जो पत्र या सुझाव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास आए, उन्हें राज्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। किसके समक्ष? तो राज्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सब परिषद जो गवर्नर जनरल है, बात करेंगे सब परिषद गवर्नर जनरल में कौन कौन लोग थे, क्या है क्या नहीं है। तो जो भी पत्र या सुझाव आता है उसको निदेशक मंडल के पास जो भी जाए उसको कहां, राज्य मंत्री के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाए, है ना। एवं राजस्व से संबंधित या राजस्व से संबद्ध पत्र आदि की प्रतियां अर्थ विभाग को भेजी जाए। राजस्व से संबंधित यदि कोई भी पत्र आदि है तो उसकी प्रतियों को कहां भेजा जाए? अर्थ विभाग को भेजा जाए। तो इस तरह से क्या दिखाई देता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंपनी पर जो है नियंत्रण स्थापित करने का काम किया गया और वहां संसदीय नियंत्रण दिखाई देता है कि जो भी मामला है, यदि गवर्नर जनरल के द्वारा कोई भी मामला, कोई भी पत्र सुझाव जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास आता है तो उसको राज्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। राजस्व से संबंधित कोई मामले आते हैं उसकी प्रतियां को अर्थ विभाग के पास भेजी जाए। तो महत्व की बात यहां यदि हम लोग करें कि क्या महत्व दिखाई देता है, तो महत्व में आप 1 नंबर लिखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, है ना। अर्थात कंपनी के शासन
संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यहां जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, ऐसी बातें स्पष्ट होती है। क्लियर है? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। क्लियर। इसके बाद अगला प्रावधान क्या किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले भारत में जो कंपनी का प्रशासन था ना, उसका एक बहुत बड़ा दोष ये था कि भारत में जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? एक तो बंगाल, फिर जो है मद्रास और बंबई। ये जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, ये तीनों प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी। कोई समन्वय नहीं था इनके बीच। ये किसी के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं थी। सीधे इनका संबंध कहाँ से होता था? तो इंग्लैंड में बैठा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनसे इनका सीधा जो है संपर्क होता था, लेना देना होता था। भारत में कोई ऐसा प्राधिकार नहीं था कि इनके बीच समन्वय स्थापित किया जा सके, कर सके। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा किया गया कि इस दोष को दूर करने का प्रयास किया गया, इस कमी को खत्म करने का प्रयास किया गया। तो अगला प्रावधान क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों, कौन कौन से 3 प्रेसिडेंसी थे? बंगाल, मद्रास और बंबई, है ना? तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय जो है बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो यहां पे लिख लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने। यानी यहां पे बंगाल को सर्वोच्चता प्रदान करने का काम किया गया। समन्वय स्थापित करने के लिए जो 3 प्रेसिडेंसियां थी ना, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या किया गया? एक केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना की गई और बंगाल को सर्वोच्चता प्रदान किया गया। और मुख्य गवर्नर बने कौन? वारेन हेस्टिंग्स वहां बने। और बाकी जो गवर्नर थे कहाँ के? मद्रास और बंबई के, ये उनके अधीन हुए। तो इसी में हम लिखेंगे आगे, समन्वय करने तथा सशक्त केंद्रीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई और अन्य प्रेसिडेंसियों को जो अन्य 2 प्रेसिडेंसियां बची, मद्रास और बंबई, इसके अधीन कर दिया गया, है ना? किसके अधीन? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कुछ मामले इसके अधीन किए गए, बाकी मामले जो है के लिए वो स्वतंत्र थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ महत्व क्या दिखाई देता है, क्या स्थापित करने का प्रयास किया गया?
इस प्रावधान के द्वारा। तो इसके द्वारा जो है केंद्रीय प्रशासन, ध्यान रखिएगा, प्रशासन की नींव रखी गई, नींव रखी गई। पहले जो है विकेंद्रीकृत व्यवस्था था, सभी अपने अपने मालिक थे, कोई किसी का किसी पे कोई नियंत्रण नहीं था, है ना, कोई समन्वय नहीं था, कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, सबका कनेक्शन था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं इंग्लैंड में उनसे, तो जो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था थी उसको क्या किया गया, सेंट्रलाइज करने का काम किया गया, यानी उनको जो है उत्तरदायी बनाया गया, रिस्पॉन्सिबल, रिसरेबल बनाया गया। ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे, इसके बाद गवर्नर जनरल जो है उसकी सहायता के लिए क्या किया गया, 4 सदस्यों की जो है एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई, जिस कार्यकारिणी समिति को जो है प्रशासक मंडल कहा जा सकता है। तो बंगाल में हुआ क्या, बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया, जिसमें कौन कौन होता था, जिसमें गवर्नर जनरल, प्लस 4 सदस्य होते थे, गवर्नर जनरल और 4 सदस्य होते थे। तो ये 5 लोग होते थे उसमें। तो ये प्रशासक मंडल बनाया गया। उस समय जो है बात करें तो गवर्नर जनरल कौन थे, जीजी भी लिखे तो समझ जाएंगे आप, गवर्नर जनरल, है ना। तो कौन थे भाई, वारेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल थे। 4 जो अन्य लोग थे वो कौन थे, 4 अन्य सदस्य की बात करें तो एक थे फिलिप फ्रांसिस, है ना, फिर दूसरा जो है क्लेवरिंग थे, तीसरा मानसन और चौथा बारवेल थे। ध्यान रखिएगा कि बारवेल जो है यही एकमात्र जो है जो वारेन हेस्टिंगस है इसके समर्थक थे। और ये तो फिलिप फ्रांसिस महोदय घोर विरोधी थे, घोर विरोधी किसके, वारेन हेस्टिंगस के। इनका भारत में चुनाव हुआ था और ये लोग जो है इंग्लैंड से आए हुए थे, ये तीनों कहां से, इंग्लैंड से चुनकर आते थे। चुनाव की बात की जाए कि इनका चुनाव कैसे होता था, तो प्रशासक मंडल का चुनाव जो है पांच वर्ष के लिए किया जाता था, 5 वर्ष के लिए किया जाता था। इनको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, इनको हटाने के लिए जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर सिर्फ किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा हटाया जा सकता था इन लोगों। ये अब जो है कोई भी निर्णय ये लेते थे ना तो बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे, डिसीजन लेते थे। कभी कभी ऐसा हो कि भाई बराबर बराबर हो जाए, जैसे 4 सदस्य हैं तो 2-2 हो जाए, किसी बात को लेकर एक पक्ष में 2 और दूसरे पक्ष में 2 हो जाए। फिर क्या हो जाए, जब विवाद इस तरह की स्थिति आती थी तो जो अध्यक्ष थे उनको क्या करना होता था, वोट करना होता था, और जिधर उधर उन्होंने वोट कर दिया वही बातें मान ली जाती थी। एक्चुअली मामला समझिए, कोई भी मान लीजिए नियम बनते थे तो उस समय जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को चार्टर के द्वारा जो है कंपनी को 15 वर्षों के लिए जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया,
तो उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो नियम बनाते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। फिर बाद में जो है 1726 के चार्टर के द्वारा जो ये प्रेसिडेंसिया है ना, 3 प्रेसिडेंसिया, बंगाल, मद्रास और बंबई, इनके गवर्नर जो थे वे विधि बनाने का काम करते थे। अब जो है ये चीज कहाँ आ जाता है, गवर्नर जनरल और प्लस जो है उनके जो 4 अन्य सदस्य थे, ये प्रशासक मंडल है ना, इसके हाथों में चला आता है। और तो बहुमत से, यहां पे याद रखना है आपको, बहुमत से निर्णय लिया जाता था। मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना मत देना होता था। यानी अध्यक्ष इधर मत दिया, उधर वही बात मान ली गई। तो एक चीज और है, मान लीजिए कि ये जो 4 सदस्य थे, इनके द्वारा कोई विधेयक जो है पास कर दिया गया, कोई निर्णय ले लिया गया, तो क्या अध्यक्ष जो है उसको खत्म कर सकता था? अध्यक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी। 3 लोगों ने एक तरफ वोट कर दिया, 4 ने उसको पास कर दिया, तो क्या अध्यक्ष जो है उसको खत्म कर सकते थे? तो ऐसा नहीं था। यहां पे याद रखिएगा, महत्व में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। यहां जो है कार्यपालिका का उदय दिखाई देता है। बहुमत के आधार पर, निर्णय लिया जाता था, यह है ना। तो ये दिखाई देता है कि भाई बहुमत के आधार पे जो है निर्णय लेने का काम होता था। गवर्नर जनरल जो थे उनको मत देने का अधिकार तो था, है ना, लेकिन वीटो पावर नहीं था। उनके पास वीटो पावर नहीं था। जो निर्णय ले लिए गए यदि जो अन्य सदस्य हैं उनके द्वारा, तो वो उसको खत्म नहीं कर सकते थे, तो उनके पास वीटो पावर नहीं था। हाँ, उनको मत देने का अधिकार था। भाई जिधर वो मत देते, वो एक निर्णायक की भूमिका निभा सकते थे। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं, यहां लिख लीजिएगा, निर्णायक मत देने का अधिकार था। कोई विवाद फंस जाए तो फिर निर्णय हो जाता था, लेकिन जो है उनके पास वीटो पावर नहीं था। क्लियर है? तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या प्रावधान किए गए? भारत के सचिव की पूर्व अनुमति से गवर्नर जनरल एवं इसके सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया भाई इस एक्ट के द्वारा, कि भाई भारत के सचिव की पूर्व अनुमति से गवर्नर जनरल और इसके सदस्य क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। देखिए, पहले जैसे मैं बताया कि 1600 का जो चार्टर था ना, 1600 का चार्टर, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कानून बनाने का अधिकार था। फिर जो है 1726 का जो चार्टर था, उसमें जो 3 प्रेसिडेंसियां थी ना, बंगाल, मद्रास और बंबई, है ना, यहां के गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था।
और जो है इसके द्वारा क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, कि गवर्नर जनरल और इसके सदस्यों को अधिकार दिया गया और भारत के सचिव के पूर्व अनुमति पर, इस तरह का प्रावधान किया गया। उसके बाद से जो है इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान जो है कब आया? 1773 में, 1773 में। और स्थापना कब किया गया? तो 1774 में। ये वर्तमान सुप्रीम कोर्ट से इसकी तुलना नहीं करेंगे। तो इसकी स्थापना की गई। उस समय जो है इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम था सर एलिजाह इम्पे, और जो है 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन, क्या नाम था उनका? तो चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट, है ना। तो ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और सर एलिजाह इम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये ध्यान रखना है कि इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते थे? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है पॉइंट बना के लिखते रहेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जाता था, है ना। अच्छा, ये जो न्यायालय था, ये ध्यान रखिएगा, अभिलेख न्यायालय था। यह अभिलेख न्यायालय था। अब सवाल खड़ा होता है कि सर ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? ये क्या होते हैं भाई, अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं? तो अभिलेख न्यायालय जो है अपने जो भी उनके डिसीजंस होते हैं ना, उन सभी चीजों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड बना कर रखते हैं। और उस तरह के समानांतर कोई मामले यदि आ जाए भविष्य में, तो उन्हीं को जो है एक आधार मानकर, एक कानून मानकर, एक विधि मानकर वो फैसला जो दिया जाता है, उसी तरह का कोई मामला आ जाए तो फिर फैसला उसी आधार पर सुना दिया जाता है। तो अभिलेख न्यायालय क्या करते हैं, अपने फैसलों का रिकॉर्ड रखते हैं, और यदि इनकी अवमानना की जाए तो वे दंड भी दे सकते हैं। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अभिलेख न्यायालय है, वो दंड दे सकते हैं। यदि कोर्ट ने आपको कोई सजा दिया है और आपने उसकी अवमानना कर दिया, कोर्ट का अवहेलना कर दिया, तो फिर इस एवज में भी वो आपको सजा दे सकता है। तो अवमानना के लिए भी दंड देता है। तो अभिलेख न्यायालय था यह अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, इसको समझेंगे हम लोग। इसमें एक पॉइंट बनेगा, अभिलेख न्यायालय अवमानना पर दंड दे सकता है। और एक और पॉइंट बनाएंगे, इसके फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं और समान मामले में मिसाल के रूप में पेश किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही जो इस समय सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई, इसमें और क्या क्या चीजें थी, ये जो है सिविल
फिर आपराधिक, नौसेना, धार्मिक, है ना, आदि मामलों में निर्णय दे सकता था। इसको यह अधिकार मिला हुआ था। इन सभी मामलों में क्या कर सकता था? निर्णय दे सकता था। सिविल मामले, आपराधिक मामले, सेना और धार्मिक मामले। फिर जो है न्यायालय में न्याय के अतिरिक्त राज्य प्रदत्त अधिकारों को प्रभावी रूप देने के लिए, यहां लिख देता हूं मैं, प्रभावी देने के लिए विधि एवं अन्य नियम बनाने का अधिकार था। यानी ये भी काम जो है, जो भी राज प्रदत्त अधिकार हैं उनको प्रभावी रूप देने के लिए जो है विधि और अन्य नियम बना सकता था न्यायालय, है ना। इसके महत्व की बात की जाए कि इसका महत्व क्या है, तो महत्व में याद रखिएगा कि न्यायपालिका का उदय दिखाई देता है। इससे पहले तो न्यायपालिका नहीं था, तो यहां पे जो है न्यायपालिका की व्यवस्था, न्यायपालिका का उदय दिखाई देता है। किसके तहत हुआ? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत जो है न्यायपालिका की व्यवस्था दिखाई दी। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। कुछ और प्रावधान है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। अगला प्रावधान है व्यापार की सभी सूचनाएं सम्राट को देना सुनिश्चित किया गया। कि व्यापार की सूचनाएं सम्राट को दी जाए। और फिर जो है क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो कंपनी के कर्मचारी थे व्यक्तिगत व्यापार करने लगे और जो है अपने लिए धन एकत्रित करने लगे, जिससे कंपनी की स्थिति खराब होती चली गई। तो इसको लेकर भी जो है प्रावधान लाया गया कि कंपनी के कर्मचारी, सैनिक हो या असैनिक हो, कोई भी हो, निजी व्यापार नहीं करेंगे तथा भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत नहीं लेंगे। यानी ये भी प्रतिबंधित कर दिया गया कि निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से जो है पैसा लेना, रिश्वत लेना या कोई उपहार लेना, ये सब क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। ये सारे प्रावधान थे रेगुलेटिंग एक्ट के। तो इन सभी प्रावधानों के बावजूद भी रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दोष निकल आया, जिसके कारण जो है तुरंत ही 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा, संशोधन अधिनियम लाना पड़ा। तो उसकी भी बात हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक साथ दोनों लिंक्ड है। पहले दोष की बात कर लेते हैं कि दोष क्या निकला इसका, रेगुलेटिंग एक्ट का। तो देखिए, एक तरफ तो गवर्नर जनरल और प्लस जो है इसकी परिषद है ना, और दूसरे तरफ कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। अब क्या होता था कि कुछ लोग जो है गवर्नर जनरल और परिषद के पास गए किसी मामले को लेकर, तो ये भी न्याय कर देते थे, और सुप्रीम कोर्ट तो न्याय के लिए बैठा हुआ था, तो यहां भी न्याय होते थे। राजस्व संबंधी जो मामले थे, ये इनको अधिकार मिला हुआ था राजस्व संबंधी मामलों को देखने का।
और इस संबंधी मामले जो है चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ केस भी हो जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार गवर्नर जनरल और परिषद को परेशान करती थी, और सुप्रीम कोर्ट का कार्य जो है इसके द्वारा भी कर दिया जाता था। तो फिर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जो चाहते थे कि संसदीय व्यवस्था स्थापित हो भारत में, वो सफल नहीं हो पाई। और साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जज जो थे वो भारतीय तो थे नहीं, वो तो इंग्लैंड के थे। भारतीय रीति रिवाज धर्म, भारतीय धर्म रीति रिवाज परंपरा आदि मामलों पर विवादास्पद फैसले ये दे देते थे। क्योंकि भारतीय रीति रिवाज या धर्म से संबंधित तो थे नहीं, तो उस तरह के फैसले मिल जाते थे। तो ये तमाम तरह की जो है कमियां दोष दिखाई दी। इसी को लेकर जो है तुरंत कम ही दिनों में जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। तो उसमें क्या प्रावधान किए गए इसकी भी बात हम करेंगे। तो अगला जो एक्ट है उसको भी जान लेते हैं। नाम है उसका संशोधन अधिनियम, या इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, समझौता के लिए इस एक्ट को लाया गया था। जो विवाद थे ना गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच, है ना, या इसको जो है संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा 1773 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन करने का काम किया गया। तो इसके लिए भी जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा समिति बनाई गई थी, और समिति ने जो रिपोर्ट दिया उसी के आधार पर इसको बनाया गया। इसका दूसरा नाम भी मिलता है बंगाल, अन्य नाम भी है ये जुडिकेचर, बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। तो याद रखेंगे, ये नाम याद रखेंगे। प्रावधान क्या क्या किया गया, तो सबसे पहले तो प्रावधान में आप अवगत हैं कि इसको क्यों लाया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो विसंगतियां थी उसी को दूर करने के लिए इसको लाया गया। तो सबसे पहला प्रावधान आपको लिखना है कि इस अधिनियम को 1773 के विसंगतियों को दूर करने के लिए लाया गया, पहला चीज। दूसरा आपको लिख लेना है कि गवर्नर जनरल प्लस परिषद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी ये बाहर हो गए। ठीक है। फिर जो है अगला, गवर्नर जनरल प्लस परिषद द्वारा, अगला प्रावधान है बनाए गए नियम को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना। पहले पंजीकृत कराना होता था, अब आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं। ठीक है। यानी ये जो 2 नंबर मैंने लिखा है, गवर्नर जनरल प्लस परिषद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इनके कार्यों को लेकर इन पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती थी। ठीक है। फिर जो है अगला 4 नंबर क्या प्रावधान होगा, क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के
फैसले में भारतीय धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति आदि को ध्यान में रखा जाए। यानी जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट दे रहा है इसको ध्यान में रखे, भारतीय धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति आदि को ध्यान में रखे। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट समझिएगा, के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया तथा उसे कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू किया गया। ये हो गया, यानी इसके अधिकार क्षेत्र को क्लियर कर दिया गया और कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू किया गया। सब पूरे देश के लिए नहीं था, ये आप समझ जाएंगे। फिर जो है अगला प्रावधान क्या हुआ, कलकत्ता की सरकार को बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा के लिए विधि बनाने की शक्ति है ना। ये तमाम तरह के प्रावधान जो है, जो अमेंडमेंट एक्ट है या इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, संशोधन अधिनियम 1781 इसके द्वारा लाया गया। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और साथ ही जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 को समझा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।